Hi friends, this is Dr. Huma, a general practitioner and a certified cosmetologist. आज मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी में आपको अपना ख्याल कैसे रखना है, आपको क्या खाना है और आपको कौन से न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है, सिजेरियन क्यों करना पड़ता है, ये बात में भी मैं डिस्कस करूँगी। अभी आइए टॉपिक शुरू होने के पहले मैं आपको थोड़ा पास्ट में लेके जाती हूँ। पास्ट में जब डॉक्टर्स और दवाइयाँ नहीं हुआ करती थी, उस टाइम पे 100 में से 25 लोग डिलीवरी के टाइम पे मर जाते थे। मतलब हर तीसरी औरत जो प्रेग्नेंट होती थी वो मरती थी, या वो या उसका होने वाला बच्चा। डेटा है मेरे पास WHO की तरफ से, 1/3 जो बच्चे थे वो 5 साल से ऊपर नहीं जीते थे, 36% जो बच्चे थे वो 6 साल के ऊपर नहीं जीते थे, और 60% बच्चे थे जो 16 साल के ऊपर नहीं जी पाते थे। उसका कारण क्या था, किस रीज़न की वजह से वो बच्चे मर जाते थे और माएँ मर जाती थी? क्योंकि उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस टाइम पे साइंस उतना आगे नहीं बढ़ा था कि सोनोग्राफीज हो सके, टिटानस का इंजेक्शन बना नहीं था उस टाइम पे। हीमोरेज की वजह से, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा डिलीवरी के बाद होने की वजह से मर जाती थी, इन्फेक्शंस हो जाता था, सेप्सिस हो जाता था, और सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती और सिजेरियन करना पड़ता है। तो उस टाइम पे सोनोग्राफी थी नहीं, तो पता नहीं चलता था कि बच्चा आड़ा है या प्लासेंटा प्रीविया है या कुछ और कॉम्प्लिकेशन है या बच्चे के गले में नाल है। तो हर किसी की नॉर्मल ही डिलीवरी होती थी और बच्चे और माँ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से डेथ रेट बहुत हाई था। आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि अभी डेथ रेट प्रेग्नेंट औरतों का और बच्चों का है 0.21%। कहाँ 36-35% था और अभी 0.21% है। मतलब साइंस ने और डॉक्टरों ने अभी इतनी तरक्की की है। आपको क्या क्या खाना ज़रूरी है प्रेगनेंसी में? प्रेगनेंसी अगर आप चाह रहे हैं, अगर आप प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी, तो उसके पहले ही आपको फोलिक एसिड शुरू कर देना है, 1 टैबलेट डेली। आप अगर प्रेग्नेंट हो, आपको अभी पता चला है, तो आपको तुरंत फोलिक एसिड चालू करना है पहले 3 महीने। क्योंकि फोलिक एसिड आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट, न्यूरल ट्यूब, दिमाग जहाँ पर बनता है और जो ट्यूब होता है जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है, वो फॉर्मेशन में मदद करता है। अगर फोलिक एसिड की कमी होती है बॉडी में, तो स्पाइना बाइफिडा मतलब एक स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम होती है, जिसका मैं पिक्चर शेयर करूंगी, और बच्चा पैरालाइज्ड हो सकता है और उसका नीचे का जो बॉडी है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो 2 हो जाता है और उसकी बॉडी नीचे की फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर सकती। इसलिए फोलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी है। 3 महीने के बाद आपको आयरन, कैल्शियम, DHA, विटामिन D स्टार्ट करना है। वो इसलिए आयरन आपके बच्चे के खून को तंदुरुस्त बनाएगा, जिससे उसका सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा, उसके खून में ताकत होगी और उसको एनीमिया वगैरह जैसी चीज़ नहीं होगी। कैल्शियम इसलिए लेना है, बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होगी, बच्चे के दांत और कार्टिलेज मजबूत होंगे, बच्चे के मसल्स मजबूत होंगे। विटामिन D से बच्चे का दिमागी विकास होगा और हड्डियाँ मजबूत होगी। विटामिन D मसल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। DHA से अगेन बच्चे के दिमाग के विकास के लिए ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी होती हैं। अभी आप अगर सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें हमको डाइट से भी तो मिल सकती है, हमको टैबलेट्स लेने की ज़रूरत क्यों है? मगर वो डाइट में आपको उतनी क्वांटिटी नहीं मिलती जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है। आप उतना आपकी डाइट से नहीं ले सकते और अपने बच्चे को दे सकते हैं। एक माँ जब प्रेग्नेंट होती है तो उसकी रिक्वायरमेंट डबल हो जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी को भी ज़रूरत है न्यूट्रिशन की, और उसका जो पल रहा है उसके कोख में बच्चा, उसके लिए भी बहुत ज़रूरत है न्यूट्रिशन की। तो जब ये सारे न्यूट्रिशन आप लेते हो तो डिफेक्ट के चांसेस कम हो जाते हैं, ज़ीरो नहीं हो जाते बट बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए ये सारे न्यूट्रिशंस लेना ज़रूरी होते हैं प्रेगनेंसी में। अब मैं बात करती हूँ सिजेरियन की। सिजेरियन किन किन वजह से होता है? सबसे डेंजर कारण है एक्लैम्शिया, प्री एक्लैम्शिया, मतलब बीपी बढ़ना। अगर बीपी डिलीवरी के टाइम पे या डिलीवरी के पहले बढ़ता है तो आपको टैबलेट्स शुरू करनी होती है बीपी कंट्रोल करने की। वो टैबलेट्स क्या है, वो आपके जो भी हेल्थ केयर वाले होंगे वो आपको बता देंगे, अगर आपका डिलीवरी के टाइम पे बीपी बढ़ रहा होगा तो, या प्रेगनेंसी में बढ़ रहा होगा तो। अगर बीपी बढ़ता है तो आपको फिट आ जाती है, अकड़ी आ जाती है डिलीवरी के टाइम पे, और माँ और बच्चे दोनों की जान जा सकती है। इसलिए ऑपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि जब लेबर पेन शुरू होता है तो ऑटोमेटिकली बीपी, जिनको प्रॉब्लम होता है उनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और स्ट्रोक आने के चांसेस, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो उस टाइम पे डॉक्टर ऑप्शन करते हैं सिजेरियन, क्योंकि माँ और बच्चे की दोनों की जान बचानी है।
अगर बच्चा टेढ़ा है, आड़ा है, नॉर्मली बच्चे की थैली में बच्चे का सिर नीचे होना चाहिए, मगर अगर बच्चा टेढ़ा होता है तो सिजेरियन करना पड़ता है, क्योंकि टेढ़ा बच्चा बाहर नहीं आ सकता। अगर ट्विंस है, ट्विंस अगर सीधे हैं, सिर नीचे है एक के पीछे एक, तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, मगर अगर सोनोग्राफी में दिखा रहा है कि ट्विंस दोनों भी आड़े हैं तो सिजेरियन करना पड़ता है। अगर बच्चे के गले में ना लटका हुआ है और वो 2 या 3 बार लपेटा हुआ है तो सिजेरियन करना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे को फांसी हो सकती है। बच्चा अगर पैर से है तो नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है और सिजेरियन भी कराने की जरूरत पड़ सकती है। अगर बच्चा, सबसे जो कड़क चीज होती है बच्चे की वो सिर होता है, एक बार जब सर बाहर आता है तो पूरी बॉडी आसानी से बाहर आ जाती है, मगर अगर बच्चा पैर से है या बटक से है तो वो सॉफ्ट फ्लैशी चीज है, तो वो बाहर आने के बाद कभी कभी बच्चे का सर अटकने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, तो उस टाइम पे सिजेरियन करना पड़ता है। अभी टाइम पूरा हो गया है, 9 महीने हो गए हैं, उसके ऊपर और 15 दिन हो गए हैं और अभी तक लेबर पेन शुरू नहीं हुआ है या थैली का मुंह, बच्चे की थैली का मुंह नहीं खुला है, तो उस टाइम पे सिजेरियन की नौबत आ सकती है। क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद जो मेकोनियम पास करता है, मतलब पहली एक काली लेट्रिन पास करता है, वो पेट के अंदर पास कर देता है अगर बच्चा ओवर मैच्योर हो गया, और वो बच्चा निगल लेता है, वो लंग्स और पेट में जाने की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, इसलिए उस टाइम पे सिजेरियन करना पड़ता है। तो ये एक मोटे मोटे कारण है जिसकी वजह से सिजेरियन करने की नौबत आ जाती है। अभी सिजेरियन के चांसेस इतने ज़्यादा बढ़ इसलिए गए हैं क्योंकि सोनोग्राफी में ये सारी चीज़ें पहले ही पता चल जाती हैं और डॉक्टर उस तरह से प्लान कर पाते हैं। रिस्क नहीं लेना चाहते डॉक्टर्स भी और पेरेंट्स भी आजकल, इसलिए दे ऑप्ट फॉर सिजेरियन। इट इज़, पहले के ज़माने में सिजेरियन था ही नहीं ना, इसलिए इतनी डेथ रेट्स थी। उस टाइम पे सोनोग्राफी नहीं थी, इसलिए इतनी डेथ रेट्स थी। इतने सारे मेडिसिन नहीं थे जो आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, इसलिए इतनी ज़्यादा डेथ रेट्स थी। तो दीज आर ऑल द क्वेरीज जो शायद मैंने आप लोगों के सॉल्व किए हों। अगर और कोई क्वेश्चंस है या आप अगर और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मुझे बताइए कि मैं कहाँ से, किस तरह से और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच।